इलेक्टोरल बॉन्ड, यह नाम आजकल सर्वाधिक चर्चा में है। क्यों सर्वाधिक चर्चा में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न केवल असंवैधानिक करार दिया, अपितु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी यह निर्देश दिए कि 12 अप्रैल 2019 से 6 मार्च 2024 तक का इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा सार्वजनिक किया जाए एवं इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। उस निर्देश का पालन एसबीआई ने तो किया, परंतु अर्ध रूप से किया। किसने बॉन्ड खरीदे, कितने धनराशि के खरीदे, किस काल अवधि में खरीदे, यह तो सार्वजनिक हुआ। यह भी सार्वजनिक हुआ कि किस पार्टी को कितनी धनराशि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से मिली, परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक कोड सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे यह पता चल सकता है कि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे उसने किस पार्टी को वह बॉन्ड दिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए पुनः आदेश दिया कि 21 मार्च तक अल्फान्यूमेरिक कोड सार्वजनिक किया जाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर उसे असंवैधानिक घोषित किया और क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक घोषित हो चुकी है, तो हमारे पास आगामी विकल्प क्या है। क्या पॉलिटिकल फंडिंग के अथवा इलेक्शन फंडिंग के कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग भी है, कोई अल्टरनेटिव मींस भी है। तो सर्वप्रथम इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी अन्य प्रोमिसरी नोट की भांति ही एक बॉन्ड होता है, परंतु उस पर डोनर का नाम नहीं होता है। डोनर की पहचान केवल अल्फान्यूमेरिक कोड से की जा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेट ऑफ इश्यू होती है, किस तिथि को वह इश्यू किया गया है, जारी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड यह बताता है कि वह कितनी धनराशि का है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह भी स्पष्ट लिखा होता है कि वह 15 दिन में ही बुलाया जा सकता है, उसकी वैलिडिटी 15 दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनर होता है उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह बैंक की केवाईसी प्रक्रिया को पूरी कर चुका हो। डोनर के साथ ही जो राजनीतिक दल इसे स्वीकार कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ कानूनी आवश्यकताएं होती हैं। वह राजनीतिक दल जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ ही उसने लास्ट चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें कम से कम 1% वोट हासिल किए होने चाहिए, तभी वह इलेक्टोरल बॉन्ड को स्वीकार कर सकती है। यदि कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने चुनाव ही नहीं लड़ा है, जिसने 1% वोट ही नहीं हासिल किए हैं, वह इलेक्टोरल बॉन्ड को स्वीकार ही नहीं कर सकती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बीजेपी सरकार 2018 में लाई थी, जिस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। और सरकार ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को प्रस्तावित किया था तो यही बताया था कि इसका उद्देश्य है कि पॉलिटिकल फंडिंग में एक पारदर्शिता लाना। जो कैश के द्वारा पॉलिटिकल फंडिंग होती है उससे काले धन में बढ़ोतरी होती है। सरकार यह चाहती है कि बैंकिंग चैनल से एक पारदर्शी रूप में, ट्रांसपेरेंट मैनर में पॉलिटिकल फंडिंग की एक व्यवस्था बने। सरकार ने इसी उद्देश्य को बताकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने से पूर्व कई कानूनों में बदलाव किए थे, जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और इन्हीं कानूनों में जो बदलाव हुए थे उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि यह बदलाव असंवैधानिक थे, जनता के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते थे। अब एक दृष्टि हम उन कानूनी बदलाव पर डालते हैं जो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने से पूर्व किए थे। सबसे पहला बदलाव किया गया था कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 जो गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयू है, उनको छोड़कर जितनी भी कंपनी है उन्हें अलाउ करता है कि वह पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती हैं, परंतु उसके लिए कुछ सीमाएं हैं। वह पॉलिटिकल डोनेशन कंपनी के एवरेज नेट प्रॉफिट का 7.5% से अधिक नहीं हो सकता है, और ये एवरेज नेट प्रॉफिट 7.5% पूर्व के 3 वित्तीय वर्षों के आधार पर निकाला जाएगा। साथ ही साथ यह तभी दिया जा सकता था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें रिजोल्यूशन पास करके। कंपनीज एक्ट 2013 में यह स्पष्ट था कि किस पार्टी को कंपनी ने कितना डोनेशन दिया, यह उसे अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा। कार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बदलाव करने के लिए जो कानून लाई थी फाइनेंस एक्ट 2017, उसने 7.5% एवरेज नेट प्रॉफिट वाली सीमा को हटा दिया, जिसका अर्थ स्पष्ट था कि ना कोई मैक्सिमम लिमिट है ना कोई मिनिमम लिमिट है। कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना प्रतिशत भी पॉलिटिकल डोनेशन में दे सकती है। वहीं दूसरी ओर ऐसी कंपनी जो घाटे में है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी पॉलिटिकल डोनेशन दे सकती है। इसी के साथ यह परिवर्तन भी किया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब यह दिखाना अनिवार्य नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया, सिर्फ यह दिखाना अनिवार्य है कि टोटल पॉलिटिकल डोनेशन कितनी दी गई है। जैसे कि मैंने 2 पार्टियों को पॉलिटिकल डोनेशन दी, बीजेपी को दी, कांग्रेस को दी, दोनों को 10-10 रुपए दी। मुझे यह बताना आवश्यक नहीं है कि मैंने कांग्रेस को 10 रुपए दी या बीजेपी को 10 रुपए दी। मुझे यह बताना आवश्यक है कि मैंने 20 रुपए टोटल पॉलिटिकल डोनेशन दी। कंपनीज एक्ट के साथ साथ ही पॉलिटिकल पार्टी
जो डोनेशन रिसीव करती हैं उनके संबंध में भी इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन किए गए। फाइनेंस एक्ट 2017 के आने से पूर्व आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्यता थी हर राजनीतिक दल के लिए कि उसे जो भी पॉलिटिकल डोनेशन मिल रही है 20,000 रुपए से अधिक की, उसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। उस रिकॉर्ड का हर वर्ष ऑडिट होगा अकाउंटेंट से। इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर उसे देख सकता है। फाइनेंस एक्ट 2017 ने जो परिवर्तन किए वह ये थे कि प्रथम, कोई भी डोनेशन जो 2,000 रुपए से अधिक की होगी वह कैश में रिसीव नहीं की जा सकती। वह चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से रिसीव की जा सकती है। परंतु फाइनेंस एक्ट ने यह कह दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम से जितने भी पॉलिटिकल डोनेशन आती हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना राजनीतिक दलों के लिए बाध्यता नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी को 10 करोड़ रुपए चेक से मिल रहे हैं तो उसके लिए बाध्य है रिकॉर्ड मेंटेन करना, परंतु वही उतनी ही धनराशि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मिले तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखे। इसी के समान ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में भी संशोधन किए गए थे। 2017 से पूर्व की स्थिति यह थी कि हर राजनीतिक दल का जो ट्रेजरर होगा वह 20,000 से अधिक की धनराशि के रूप में जो पॉलिटिकल डोनेशन आ रही है उसका लेखा जोखा रखेगा, उसे इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगा। यदि वह इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं करता तो उसे इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशंस मिल रही हैं वह भी नहीं मिलेंगी। यहाँ भी वही संशोधन हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यदि कोई भी धनराशि रिसीव की जाती है पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पे तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए राजनीतिक दल का ट्रेजरर बाध्य नहीं है और ना ही उसका रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए बाध्य है। फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा हुए संशोधनों को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने दो ही मुख्य इशू फ्रेम किए। पहला था अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग, जो कंपनी एक्ट के संशोधन से स्पष्ट होता था। दूसरा था नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो राजनीतिक दलों की बाध्यता खत्म हो गई थी कि उन्हें जो पॉलिटिकल डोनेशन मिल रही है उसके जो लेखा जोखा रखना है उसकी बाध्यता नहीं रही है। पहले अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग पर दृष्टि डालते हैं। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशंस की हैं कि अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया है कि भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। कोई भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी का एक मूलभूत सिद्धांत है। वन पर्सन वन वोट। इस वन पर्सन वन वोट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उसके लिए हर मतदाता समान हो। परंतु राजनीतिक समानता का सिद्धांत भी आर्थिक समानता के सिद्धांत पर ही टिका है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के सिद्धांत पर ही टिका है। यदि जिस सरकार को हमने वोट दिया है वह भेदभाव करने लगे, उसके लिए वे मतदाता अधिक महत्वपूर्ण है जो धनाढ्य हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग दे सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र के लिए घातक ही सिद्ध होगी। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह संभावना भी जताई है कि इसका इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग पे भी आ सकता है। एक सामान्य व्यक्ति ने किसी पार्टी को वोट दिया है, उसने सिर्फ वोट दिया है, वहीं पे कंपनी ने उसे करोड़ों की पॉलिटिकल डोनेशन दी है। पॉलिटिकल डोनेशन एक क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें कॉर्पोरेट तुम्हें कुछ फेवर देगी, उसके पश्चात जब वे सरकार बना लेंगे तो सरकार के द्वारा उन्हें कुछ फेवर दिए जाएंगे, जैसे कि टेंडर, लाइसेंस, अप्रूवल। और यही नहीं, इसे इस रूप में भी सोचिए, मैंने सरकार को वोट ही नहीं दिया, मैंने सरकार को पॉलिटिकल डोनेशन भी दी, परंतु मेरी आर्थिक स्थिति किसी धनाढ्य सेठ जैसी नहीं है। मैंने पॉलिटिकल डोनेशन दी 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, परंतु मेरे साथ सरकार का कोई क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए 2,000, 4,000, 5,000 की डोनेशन महत्व भी नहीं रखती। और मैंने इस कारण से नहीं दी कि वो मुझे कोई फेवर दे, मैंने इसलिए दी क्योंकि मैं उसके राजनीतिक विचारों से सहमत हूं। परंतु चुनाव के पश्चात जब सरकार बनती है तो सरकार के समक्ष जब पॉलिसी मेकिंग के अवसर आते हैं, वो व्यक्ति जिसने 4,000 रुपए की पॉलिटिकल डोनेशन दी है, 2,000 रुपए की डोनेशन दी है, वह उसकी प्राथमिकता में नीचे आता है। वह व्यक्ति जिसने सिर्फ वोट दिया है वह तो उनकी प्राथमिकता में और नीचे आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन भी की है, पॉलिटिकल डोनेशन कोई इलेक्शन कैंपेन तक ही सीमित नहीं है, पॉलिटिकल डोनेशन किसी भी समय दी जा सकती है। इसी कारण से यह तर्क भी खंडित हो जाता है कि वह सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग के समय होने वाला जो एक बिग लेवल एक्सपेंडिचर होता है उसकी पूर्ति करती है, वह अपने आप में क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट का भाग हो सकती है। वहीं आपको यह भी बता दें कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961
यह सीमा निर्धारित करता है कि लोकसभा चुनाव में, राज्य के विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक दल कितना खर्चा कर सकता है। चुनाव के अतिरिक्त ऐसी कोई सीमा नहीं है कि एक राजनीतिक दल कितना डोनेशन ले सकता है, एक राजनीतिक दल ओवरऑल 5 साल में कितना खर्चा कर सकता है। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को भी महत्वता दी कि मनी का एक वोटर के बिहेवियर पर क्या इंपैक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इलेक्शन में होने वाला जो एक्सपेंडिचर है उसका इलेक्टोरल आउटकम पर, चुनावी नतीजे क्या आएंगे, इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई राजनीतिक दल इलेक्शन कैंपेन में कितनी धनराशि व्यय करती है, इसका चुनावी नतीजों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यहाँ पर वोट खरीदे जाने की संभावना को भी स्वीकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन्फॉर्म्ड वोटर और अनइन्फॉर्म्ड वोटर के मध्य भेद करते हुए यह बताया है कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो इन्फॉर्म्ड वोटर है उसके लिए एक सकारात्मक प्रक्रिया है, जिससे वह पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज के बारे में जान पाता है। वहीं पे एक इन्फॉर्म्ड वोटर उस इलेक्शन कैंपेनिंग से, उस पॉलिटिकल कैंपेनिंग की चकाचौंध से प्रभावित होकर उस पार्टी के लिए वोट करने की संभावना को बढ़ा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म्ड वोटर का वर्णन किया। जो दूसरा इशू है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, वह इसी इन्फॉर्म्ड वोटर से जुड़ा हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो इशू है जिसके संशोधन इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में किए गए थे कि किसी राजनीतिक दल को यह लेखा जोखा रखने की आवश्यकता नहीं है कि उसने किस व्यक्ति से कितनी डोनेशन ली। यहाँ पर सरकार का जो पक्ष था, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि यह डोनर की प्राइवेसी का इशू है और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूं, मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूं, वह इसके बारे में सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। डोनर की प्राइवेसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस की। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि डोनर की इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल डोनेशन में 2 तरह की पॉलिटिकल डोनेशन का वर्णन किया है। एक पॉलिटिकल डोनेशन वह है जो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर दी जाती है। यदि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं तो मैं बीजेपी को पॉलिटिकल डोनेशन देता हूं। दूसरी पॉलिटिकल डोनेशन वो है जो क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट के तहत दी जाती है। मैं आपको फेवर दे रहा हूं, जब आप सरकार बनाएंगे तो आप मुझे फेवर देंगे टेंडर्स के रूप में, प्रोजेक्ट्स के रूप में, लाइसेंस के रूप में, अप्रूवल्स के रूप में। जो दूसरे तरह की पॉलिटिकल डोनेशन है जो राजनीतिक विचारधारा के तौर पर नहीं होती, जो कॉर्पोरेट के द्वारा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह होती है, क्विड प्रो क्रो अरेंजमेंट की तरह होती है, जिसमें फेवर्स एक्सचेंज होते हैं, उस पॉलिटिकल डोनेशन को डोनर की प्राइवेसी के तहत नहीं लाया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी पक्ष रखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्योंकि नाम नहीं होता है तो किस व्यक्ति ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी यह गोपनीय ही रहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यह है कि औपचारिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड पर नाम नहीं होता है तो औपचारिक रूप से यह कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं जानती कि किस व्यक्ति ने यह इलेक्टोरल बॉन्ड उसे दिया है। परंतु व्यवहारिक तौर पर यदि कोई व्यक्ति जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वह किसी विधायक को, किसी राजनीतिक दल के सदस्य को इलेक्टोरल बॉन्ड जाकर फिजिकली देता है तो यह स्पष्ट रूप से संभव है कि वह विधायक, राजनीतिक दल का सदस्य यह जानता है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड उसे किसने दिया है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा और मैं ही इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करा दूंगा, उसे बुला लूंगा। मैं किसी ना किसी व्यक्ति को तो उसे दूंगा या राजनीतिक दल के ऑफिस में उसे भिजवाऊंगा जिसपे मेरा एड्रेस भी होगा। तो व्यवहारिक तौर पे स्पष्ट रूप से गोपनीयता नहीं रहती है, राजनीतिक दल को पता होता है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया है। यह तो हमने डोनर के प्राइवेसी इशू की बात की जो सरकार का पक्ष था। वहीं जो याचिकाकर्ता थे उनका पक्ष था राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन पर भी ऑब्जर्वेशंस की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन की कि हर डेमोक्रेसी का, हर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यह अभिन्न भाग होता है। वहां पर डिबेट्स होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, मोरल, कल्चरल इश्यूज पर। तो जब तक नागरिकों को उन इश्यूज पर सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस पर सही डिबेट्स भी नहीं होते। सही डिबेट्स नहीं होंगे एवं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकती है। एवं यदि सरकार की इंफॉर्मेशन पर मोनोपोली हो जाती है तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक दूसरा पहलू है कि हर नागरिक सरकार के अकाउंटेबिलिटी से संबंधित उससे प्रश्न पूछ सके, वह सुचारू व्यवस्था भी होनी जटिल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन की कि हर नागरिक का जो सूचना का अधिकार है वह सिर्फ
सरकारी तंत्र से संबंधित सूचनाओं तक ही सीमित नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित सूचनाओं पर भी वह अधिकार होता है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र पर। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिकॉग्नाइज किया कि एक वोटर को हर वो जानकारी जानने का अधिकार है जो जानकारी उसके लिए आवश्यक है वोट देने के लिए, चाहे वह जानकारी कैंडिडेट से संबंधित हो, प्रत्याशी से संबंधित हो अथवा राजनीतिक दल से संबंधित हो। एक इन्फॉर्म्ड वोटर वही होता है जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ जान के, उसकी विवेचना करके, उसका विश्लेषण करके, उसके पश्चात एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरे को इस पार्टी को, इस कैंडिडेट को वोट देना है। यही एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आधार है। एक सामान्य वोटर तो यही मानकर चलता है कि जो पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी ने वादे किए हैं, पार्टी सरकार बनने के पश्चात उन वादों को पूरा करेगी। उसे पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन के थ्रू होने वाले क्विड प्रो को अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता होता। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं वह वोटर सरकार की प्राथमिकता जानने से वंचित रह जाएगा कि सरकार की प्राथमिकता शायद मैं नहीं होऊंगा, सरकार की प्राथमिकता वो कॉर्पोरेट होंगे जो उसे अनगिनत पैसे दे रहे हैं। और यही वन मैन वन वोट का दूसरा पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हर वोटर का राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन आती है, किससे आती है, कब आती है, वो हर वोटर यह जान सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी तर्क दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का एक प्रमुख उद्देश्य ब्लैक मनी, काले धन को रोकना भी था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि क्या ब्लैक मनी को रोकने का केवल और केवल यही माध्यम है जिसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को सीमित करना आवश्यक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस की। उन ऑब्जर्वेशन ने सुप्रीम कोर्ट ने देखा ब्लैक मनी जो कैश के रूप में दी जाती है, कानून ऑलरेडी चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग के माध्यम देता है। और फाइनेंस एक्ट 2017 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2000 से ऊपर की धनराशि जो पॉलिटिकल पार्टी रिसीव करेगी वो चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अथवा इलेक्टोरल बॉन्ड से होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़कर अन्य साधन भी है जिसमें 2000 से ऊपर की धनराशि आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आपने किससे कितना चंदा लिया, आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल ट्रस्ट का भी वर्णन किया। यह व्यवस्था भी कानूनी रूप से भारत में है। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट में अपने पैसे जमा कर सकता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट को किसने कितना पैसा दिया है वह इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। जिसने पैसा दिया है उसके पास भी रिसिप्ट होती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए मैंडेटरी है कि वह 95% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो रिसीव किया है वह पॉलिटिकल पार्टी को दे दे। इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया है कि सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड जो ट्रांसपेरेंट है, जो ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए है, वह तो इलेक्टोरल ट्रस्ट है। इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनर की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि यह नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कंट्रीब्यूट किया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट उसे डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के यह तर्क भी खारिज कर दिए कि सूचना का अधिकार ब्लैक मनी के नाम पे सीमित किया जा सकता है, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव मींस ऑलरेडी अवेलेबल है जो कानून में ही है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में फाइनेंस एक्ट 2017 में जो इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में जो परिवर्तन लाए गए थे संशोधन करके, उनको निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 के आधार पर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन मैन वन वोट के उल्लंघन के आधार पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जो कानून है वो 2017 से पूर्व की जो स्थिति थी उसमें चला गया है, जहां पर 20,000 रुपए से कम की जो डोनेशन है यदि आप रिसीव करते हैं तो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। 2017 से पूर्व भी जो अधिक डोनेशन आती थी वो 20,000 से कम की ही आती थी। एक ही व्यक्ति बेशक करोड़ों रुपए देता हो, लेकिन उसे 20-20 हजार के पैकेट के रूप में देता था, जिसके कारण उस डोनेशन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक नहीं है, उसका ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि उस कानून में यह सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार 20,000 के पैकेट्स बनाकर दे सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है, कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है पॉलिटिकल फंडिंग का, इलेक्शन कैंपेनिंग में जो होने वाली फंडिंग है उसका। तो यहाँ पर एक मेन अल्टरनेटिव के रूप में जो आता है वो है कॉन्सेप्ट स्टेट फंडेड इलेक्शन का। हाँ, ये पूरी पॉलिटिकल फंडिंग को कवर नहीं करता, लेकिन जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ा भाग होते हैं किसी भी राजनीतिक दल का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि
मनी और पॉलिटिक्स इलेक्शन आउटकम को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्टेट फंडेड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कानूनी रूप से एक ऐसा माध्यम है जो इलेक्शन कैंपेनिंग के एक्सपेंडिचर को भी सीमित करता है। वहीं पर राजनीतिक दलों के जो कॉर्पोरेट पर निर्भरता रहती है इलेक्शन कैंपेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको भी सीमित करता है। एवं जो नए राजनीतिक दल भी हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं होता है, उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए भी एक स्टेट है, एक व्यवस्था है, उसको भी निश्चित करता है। स्टेट फंडेड इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ईयू की कई कंट्रियों में प्रेवलेंट भी है। भारत में भी कई कमेटीज बैठी हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उन्होंने भी स्टेट फंडेड इलेक्शन को एक एज अ मेन अल्टरनेटिव के तौर पे प्रस्तुत किया है। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्वीकार किया कि स्टेट फंडेड इलेक्शन एक विकल्प हो सकता है यथार्थ की पॉलिटिकल फंडिंग पे निर्भर इलेक्शन कैंपेन्स का। 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उन्होंने भी सरकार को यह सुझाव दिया कि सरकार इस बात पर सीरियसली विचार करे कि क्या स्टेट फंडेड इलेक्शन क्या कानूनी विकल्प हो सकता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट में पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के व्यूज को रिकॉर्ड किया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के अनुसार स्टेट फंडिंग कैश के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी राजनीतिक दल को यदि हॉल में मीटिंग करनी है, यदि मटेरियल्स प्रिंट कराने हैं, बैनर्स प्रिंट कराने हैं, तो इन कार्यों में स्टेट उसे सुविधा उपलब्ध कराए, चाहे मीटिंग के लिए हॉल उपलब्ध कराए, चाहे पैम्पलेट्स बैनर की फ्री प्रिंटिंग कराए। परंतु यदि वह कैश के रूप में देता है तो उसका एक सबसे नकारात्मक पहलू यह होगा कि कई ऐसे कैंडिडेट सिर्फ उस पैसे के लिए जो स्टेट फंडेड इलेक्शन से मिलेंगे, इसलिए वे प्रत्याशी बन जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि एक बॉन्ड भी भरवाया जाए कि जितना स्टेट फंडेड इलेक्शन से उन पर खर्चा हुआ है, यदि उन्हें एक सीमित प्रतिशत वोट नहीं मिलते तो वह खर्चा उन्हें वापस देना होगा। लॉ कमीशन ने स्टेट फंडिंग के कई रूप सुझाए हैं। उसमें से एक ये भी है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन फंड क्रिएट हो सकता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी डोनेशन दे सकता है। जो वही कॉर्पोरेट जो अभी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डोनेशन दे रहा है, वही कॉर्पोरेट इलेक्टोरल फंड में डोनेशन दे सकता है और उस इलेक्टोरल फंड से स्टेट के द्वारा राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाएगी। मेरे ओपिनियन में यह एक अच्छा विचार है कि एक नेशनल लेवल इलेक्शन फंड क्रिएट हो, उसमें कोई भी डोनेट कर सकता है, चाहे कंपनी हो, ट्रस्ट हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, और वह इलेक्शन फंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन होगा। क्योंकि हमारे पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है ही, जो ये सीमित करते हैं कि आप इलेक्शन में कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। वह एक्सपेंडिचर करने के लिए इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को स्टेट लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे हर सीट का जो तय फंड है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन एलोकेट करेगी उस कैंडिडेट को। आपके मन में यह भी आ सकता है कि ऐसे अगर इलेक्शन फंड क्रिएट होगा, हो सकता है उसमें इतना धनराशि ही एकत्रित ना हो जिससे हर राजनीतिक दल की आवश्यकता पूरी हो सके। उसके लिए यह भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस आते हैं उन टैक्सेस का कुछ परसेंटेज इस फंड में जाएगा, ऐसा नियम बन सकता है। इस तरह की व्यवस्था से कई इशू समाप्त हो सकते हैं। डोनर की प्राइवेसी का इशू भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति एक इलेक्शन कमीशन के न्यूट्रल फंड में डोनेट कर रहा है, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट नहीं कर रहा, तो इलेक्शन कमीशन उसे एलोकेट कर रहा है और यहाँ पर डायरेक्टली राज्य का जो कोष है स्टेट एक्सचेकर, उस पर भी बर्डन नहीं आता। बर्डन सिर्फ तब आएगा जब हम ये कहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसका कुछ प्रतिशत इस फंड में आना चाहिए। और इस फंड से, जैसे के वेणुगोपाल जी ने कहा कि हम कैश प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इस फंड से सुविधाएं दी जा सकती है राजनीतिक दलों की उनकी आवश्यकता के आधार पे। स्टेट फंडेड इलेक्शन पर आपकी ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं यदि आप ऐसी वीडियो और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।